नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। इस बुलेटिन में आज बात होगी पेगासस जासूसी मामले में हुए बड़े खुलासे की, अखिलेश यादव की बीजेपी सरकार पर निशाने की, जानेंगे जयंत की चिट्ठी से क्यों घबराती दिख रही है बीजेपी, फिर क्यों आंदोलन को मजबूर हुए किसान, बात करेंगे पंजाब में नई पार्टी बनाने वाले कैप्टन अमरिंदर की बढ़ती मुश्किलों की, उत्तराखंड में बागियों से जूझती कांग्रेस और बीजेपी की, और बुलेटिन के आखिर में बात 1 फरवरी से हो रहे बड़े बदलावों की। लेकिन इन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट का हुआ आयोजन, पहली बार 1000 ड्रोन का हुआ एयर शो, 26 धुन बजाकर सेना के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को दी गई सलामी। देवबंद में अमित शाह को रोकना पड़ा प्रचार, जनसंपर्क स्थल पर जुट गए थे सैकड़ों लोग, कोरोना के नियमों की उड़ी धज्जियां। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने साधा पीएम मोदी और सपा चीफ अखिलेश यादव पर निशाना, कहा एक दूसरे से बड़ा हिंदू साबित करने की मची होड़। पंजाब चुनावों के लिए कांग्रेस ने लगाया पूरा जोर, मालवा, माझा और दुआबा में केंद्रीय नेताओं को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, सीधे सोनिया गांधी को देंगे रिपोर्ट। सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। पिछले साल संसद के मॉनसून सत्र से पहले पेगासस मामले का खुलासा हुआ था। दावा किया गया था कि इस सॉफ्टवेयर के सहारे देश के कई नेता, अधिकारी और पत्रकारों की जासूसी कराई गई। निशाने पर सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोग थे। विपक्ष ने इसे लेकर जमकर हंगामा किया। मोदी सरकार यही दावा करती रही कि उसने किसी की भी जासूसी नहीं कराई, लेकिन अब अमेरिकी अखबार के खुलासे से मोदी सरकार घिरती नजर आ रही है। पेगासस स्पाईवेयर पर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जो 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों की तपिश को और बढ़ा देगा। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जब साल 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल गए थे तो $2 अरब का रक्षा सौदा हुआ था। इस सौदे में पेगासस को लेकर डील हुई थी। पेगासस स्पाईवेयर से संबंधित अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा है कि मोदी सरकार ने हमारे लोकतंत्र की प्राथमिक संस्थाओं, राजनेताओं व जनता की जासूसी करने के लिए पेगासस खरीदा था। फोन टैप करके सत्ता पक्ष, विपक्ष, सेना, न्यायपालिका सबको निशाना बनाया है। ये देशद्रोह है। मोदी सरकार ने देशद्रोह किया है। पेगासस मामले पर राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ट्वीट करते हुए लिखा है, मोदी सरकार ने भारत की शत्रु की तरह काम क्यों किया और भारतीय नागरिकों के खिलाफ युद्ध के हथियारों का उपयोग क्यों किया। पेगासस का उपयोग गैरकानूनी जासूसी के लिए करना राष्ट्रद्रोह है। कानून से बढ़कर कोई नहीं है। हम सुनिश्चित करेंगे कि न्याय हो। वहीं बीजेपी के बागी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी मोदी सरकार के खिलाफ ट्वीट किया है। मोदी सरकार को न्यूयॉर्क टाइम्स के खुलासे को खारिज करना चाहिए। इजरायली कंपनी NSO ने 300 करोड़ रुपए में पेगासस बेचा। प्रथम दृष्टया ये लगता है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट और संसद को गुमराह किया है। क्या ये वाटरगेट है? पेगासस स्पाईवेयर पर पिछले साल जुलाई 2021 में खूब हंगामा हुआ था। केंद्रीय IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में इस पूरे मामले को सिरे से खारिज कर दिया था और बीजेपी सरकार का बचाव किया था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और कोर्ट ने मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय स्वतंत्र विशेषज्ञ पैनल का गठन कर दिया। विपक्ष के तेवरों से साफ है कि वो मोदी सरकार को कोई भी राहत देने को तैयार नहीं है। राहत यूपी चुनावों में अखिलेश यादव बीजेपी सरकार को देने को तैयार नहीं दिख रहे। वो लगातार बीजेपी को घेरने में जुटे हैं। अखिलेश ने महंगाई, मजदूरों की परेशानी का मुद्दा उठाकर बीजेपी की परेशानी और बढ़ा दी है। मिशन यूपी पर निकले सपा प्रमुख अखिलेश यादव बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाते ही जा रहे हैं। कल मुजफ्फरनगर, मेरठ और आज गाजियाबाद से अखिलेश बीजेपी की घेराबंदी में जुटे रहे। गाजियाबाद में सपा प्रमुख अखिलेश यादव और RLD अध्यक्ष जयंत चौधरी ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर विकास का रास्ता रोकने का आरोप लगाया है। अखिलेश ने कोरोना के दौरान मजदूरों को जिस तरह से परेशानी हुई उसका जिम्मेदार बीजेपी को बताया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में अन्नदाता परेशान रहे। सपा प्रमुख ने इस चुनाव को किसानों और मजदूरों का चुनाव बताते हुए कहा कि जिस घर का दरवाजा अमित शाह बजाएंगे
या डोर टू डोर कैंपेन में वो जाएं तो उन्हें लाल सिलेंडर जरूर दिखाएं कि जिस समय वे सरकार में आए थे उस समय सिलेंडर की कीमत क्या थी और आज क्या है। बीजेपी नकारात्मक राजनीति करती है। 300 यूनिट फ्री बिजली, गन्ने का समय पर भुगतान के साथ गरीबों और वंचितों के लिए समाजवादी कैंटीन शुरू होगी जहां 10 रुपए में थाली मिलेगी। इसके अलावा समाजवादी किराना स्टोर स्थापित किए जाएंगे जहां गरीबों, श्रमिकों, राहगीरों, बेघरों को सस्ती दरों पर राशन और अन्य वस्तुएं मिल सकेगी। देश की जनता बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब देगी। वहीं जयंत चौधरी ने बीजेपी को झूठ और धर्म की राजनीति करने वाली सरकार बताते हुए कहा कि यूपी के मतदाताओं के लिए जिन्ना कोई मुद्दा नहीं है। ऐसे मुद्दे से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम पढ़े लिखे लोग हैं, नौकरी की बात करते हैं। आपको झूठ मुक्त सरकार देंगे। यूपी चुनाव में फैसला मतदाताओं को करना है। एक तरफ वो सरकार है जो किसानों को दबाना चाहती है, जहां कोई सुनवाई नहीं होती, जहां कोई वादा पूरा नहीं होता, और दूसरी तरफ आरएलडी और सपा का प्रयास है हमें मुकाबला झूठ और नफरत फैलाने वाले लोगों से करना है। अखिलेश यादव ने आज सरकार बनने पर गरीबों के लिए 10 रुपए में थाली और बिना ब्याज के किसानों को लोन देने समेत कई वादे किए। और एक और अखिलेश जनता से वादे कर रहे हैं तो साथ ही बीजेपी के संकल्प पत्र के झूठे वादों की भी याद दिला रहे हैं। तो दूसरी ओर जयंत चौधरी ने मतदाताओं को चिट्ठी लिखी है। तो क्या है जयंत की चिट्ठी में, देखते हैं इस रिपोर्ट में। यूपी की सियासत में जाट वोट बैंक कितना मायने रखता है, इस बात से बीजेपी बखूबी वाकिफ है। इसलिए जाटों को साधने के लिए शाह से लेकर तमाम नेता मेहनत कर रहे हैं। जहां एक तरफ घर घर जाकर जनता को लुभा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ मीटिंग कर समीकरण बैठा रहे हैं। लेकिन उनके किए कराए पर अब राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी पानी फेर रहे हैं। उन्होंने वोटिंग से पहले जनता को चिट्ठी लिख अपने मन की बात कही है। जनता के नाम लिखी चिट्ठी में जयंत चौधरी ने कहा कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र के पर्व का आरंभ हो चुका है। आप सभी अपने मताधिकार का प्रयोग करके अपनी सरकार चुनेंगे। अब लोक के मान का सम्मान आप सभी के मत पर निर्भर रहेगा। इसी के साथ ही उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मेरे पूजनीय दादाजी चौधरी चरणजीत सिंह की कर्म भूमि है। उन्होंने देश के किसानों और उनके अधिकार दिलाए और वंचित ग्रामीण समाज का सहारा बने। मेरे पिताजी चौधरी अजीत सिंह ने भी किसानों मजदूरों के आर्थिक उत्थान का रास्ता खोला। ये दोनों हमारी स्मृतियों में सदैव रहेंगे। इसी के साथ ही उन्होंने योगी सरकार को भी अपने निशाने पर लिया। चौधरी ने कहा कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीते 5 साल सत्ता में बैठे लोग दुर्भावनाओं और कुशासन के कारण जन विरोधी रहे हैं। किसान के बढ़ते बोझ के विरुद्ध जब जब स्वर उठे उन्हें कुचलने का प्रयास हुआ। इसलिए मेरी आप सभी से विनती है कि इस सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकिए। जयंत चौधरी की ये चिट्ठी बीजेपी के लिए चिंता बढ़ाने वाली है, क्योंकि यूपी चुनाव में जाट वोट बैंक काफी मायने रखता है। सूबे में जाटों की आबादी 6 से 8% बताई जाती है, जबकि पश्चिमी यूपी में वो 17% से ज्यादा है। विधानसभा की बात करें तो 120 सीटें ऐसी हैं जहां जाट वोट बैंक असर रखता है। यहां पर आरएलडी की पकड़ मजबूत मानी जा रही है। ऐसे में जयंत चौधरी ने बीजेपी के खिलाफ वोट देने की अपील कर दी है, जो योगी और मोदी को नुकसान पहुंचा सकती है, जबकि ये अखिलेश के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। पश्चिमी यूपी में जाट बीजेपी की परेशानी बढ़ाते दिख रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण 13 महीने तक दिल्ली में चला किसानों का आंदोलन माना जा रहा है और आंदोलनकारी किसान एक बार फिर यूपी चुनावों में कूदने की तैयारी में है। निशाने पर एक बार फिर पार्टी है और वो है बीजेपी। तो क्यों बीजेपी के खिलाफ किसानों का गुस्सा कम नहीं हो रहा है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। किसानों और बीजेपी के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। तीनों कृषि कानून रद्द होने के बाद भी सरकार और किसानों के बीच चला आ रहा विवाद यूपी चुनावों में बीजेपी के लिए और मुश्किलें पैदा करने वाला है। संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टैनी की गिरफ्तारी और बर्खास्तगी की मांग और साथ ही सरकार के किसानों से किए गए वादों को न निभाने के खिलाफ 3 फरवरी से मिशन उत्तर प्रदेश शुरू करने का ऐलान किया है। किसान मोर्चा अपनी मांगों को लेकर 31 जनवरी को देश भर की सभी तहसील और जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करेगा। शुक्रवार को समन्वय समिति की बैठक में इसका फैसला लिया गया। मिशन यूपी के अपने पहले चरण में किसान मोर्चा 3 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। उसके बाद मोर्चा से जुड़े सभी संगठन नुक्कड़ सभाएं करेंगे। सोशल मीडिया पर भी सरकार के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। किसान मोर्चा की माने तो बीजेपी सरकार ने वादा खिलाफी की है। एमएसपी पर ना अभी तक कमेटी बनाई गई है। आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं लिए गए हैं और न ही अजय मिश्र टैनी की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी हुई है।
इसी विरोध में 31 जनवरी को किसान विश्वासघात दिवस मनाएंगे। किसानों के साथ दूसरे संगठन भी विश्वासघात दिवस में शामिल होंगे। किसान संगठनों के लोग गांव-गांव जाकर सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे। यूपी में पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होगा, जिसमें 11 जिलों की 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पहले और दूसरे चरण में पश्चिमी यूपी में मतदान है, जहां बीजेपी पहले ही बैकफुट पर है। ऐसे में किसान मोर्चा के इस ऐलान से बीजेपी के लिए और आफत बढ़ने वाली है। किसानों के गुस्से का नुकसान बीजेपी को यूपी में होना तय माना जा रहा है। तो पंजाब में बीजेपी के साथ आने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह की भी परेशानियां बढ़ रही हैं। उनकी पार्टी के कई उम्मीदवार अब पंजाब लोक कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने से ही इनकार कर रहे हैं। तो क्यों कैप्टन की टिकट पर चुनाव नहीं लड़ रहे उनके करीबी? देखते हैं ये रिपोर्ट। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी पंजाब की 37 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह अधिकांश सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान भी कर चुके हैं, लेकिन पंजाब लोक कांग्रेस के उम्मीदवार पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। जी हां, पंजाब लोक कांग्रेस के चुनाव चिन्ह हॉकी स्टिक बॉल पर कैप्टन के सहयोगी चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। इसके बदले पार्टी उम्मीदवारों ने बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ने की मांग कर दी है। पंजाब लोक कांग्रेस की टिकट पर उतरने वाले अधिकांश उम्मीदवार पहले कांग्रेस में टिकट की दावेदारी कर रहे थे। जब कांग्रेस में टिकट मिलने की संभावना नहीं दिखी तो पंजाब लोक कांग्रेस में शामिल हो गए, लेकिन पंजाब की नई नवेली इस पार्टी में उन्हें जीत की संभावना नहीं दिख रही है। भटिंडा शहरी, लुधियाना ईस्ट, लुधियाना साउथ और आत्मनगर सीट से पंजाब लोक कांग्रेस के कैंडिडेट ने कैप्टन अमरिंदर से कह दिया है कि वो पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते। इसके बदले उन्होंने बीजेपी के चुनाव चिन्ह की मांग की है। 2 और कैंडिडेट भी इसी तरह की मांग कर रहे हैं। इन उम्मीदवारों का कहना है कि मतदाताओं पर पंजाब लोक कांग्रेस का कोई प्रभाव नहीं है। कैप्टन की कमजोरी का एहसास बीजेपी को भी पहले ही हो गया था, इसीलिए बीजेपी ने पंजाब की 117 सीटों में से सिर्फ 37 सीटें ही कैप्टन अमरिंदर की पार्टी को दी थी और उसमें से भी आधा दर्जन से ज्यादा सीटों पर कैप्टन अमरिंदर ने बीजेपी के चुनाव चिन्ह की मांग कर दी है। हॉकी स्टिक बॉल लेकर गोल नहीं होगा, क्योंकि मतदाता इस चुनाव चिन्ह को नहीं पहचानता है और जिन चुनाव चिन्हों को मतदाता पहचानता है वो दल बागियों के चलते परेशान है। उत्तराखंड में इस वक्त कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही बागियों से परेशान हैं। 3 दर्जन से ज्यादा बागी इन दलों की नींद उड़ाए हुए हैं। दोनों ही पार्टियां इन्हें मनाने की कोशिश कर रही हैं। बागियों को मनाने की क्या है कांग्रेस बीजेपी की रणनीति? देखते हैं ये रिपोर्ट। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में महज कुछ ही वक्त रह गया है। राज्य में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर नजर आ रही है। कुछ सीटों पर आप, बीएसपी और सपा उम्मीदवार भी मजबूती से लड़ते दिखाई दे रहे हैं। मतदान का वक्त जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, पार्टियों की बेचैनी बढ़ती जा रही है और इसी बेचैनी को पार्टी के बागी उम्मीदवारों ने और बढ़ा दिया है। सबसे ज्यादा बागी उम्मीदवार बीजेपी और कांग्रेस के हैं। ऐसे में ये दल कुछ ज्यादा ही परेशान नजर आ रहे हैं। भाजपा कांग्रेस के लिए बागियों को मनाना चुनौती बन गया है। अब दोनों ही पार्टियां नाम वापसी से पहले बागियों को मनाने में जुट गई हैं, ताकि पार्टी उम्मीदवार को वोटों का नुकसान ना हो सके। भाजपा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत तमाम दिग्गजों को बागियों को मनाने की जिम्मेदारी सौंपी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पौड़ी से लोकसभा सांसद तीरथ सिंह रावत थराली की विधायक मुन्नी देवी शाह की नाराजगी खत्म करने में सफल रहे। उन्होंने मुन्नी देवी को पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी भोपाल राम टमटा के लिए प्रचार करने को मना लिया है। साथ ही कैलाश शर्मा को प्रत्याशी बनाए जाने से आक्रोशित अल्मोड़ा के मौजूदा बीजेपी विधायक और राज्य विधानसभा में उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान के बगावती सुर भी पार्टी नेताओं से बातचीत के बाद अब नर्म पड़ गए हैं। चौहान ने कहा है कि पार्टी से इस्तीफा देने और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़ने की बात कहना उनका गुस्सा था, जो सीनियर पदाधिकारियों से बात करने के बाद अब खत्म हो गया है। वहीं कांग्रेस में बागियों को मनाने की कमान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने संभाली है। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत रावत के बागी तेवरों को देखते हुए कांग्रेस ने हरीश रावत को अब लाल कुआं से प्रत्याशी बनाया है। हरीश रावत को टिकट देकर कांग्रेस ने लाल कुआं में भी असंतुष्टों को मना लिया है। हालांकि हरीश रावत की सीट बदलकर रणजीत रावत को मनाने में सफल रही कांग्रेस ने उन्हें भी रामनगर से टिकट नहीं दिया। कांग्रेस ने उन्हें उनकी पुरानी सीट सल्ट से ही चुनावी मैदान में उतारा है।
कांग्रेस ने असंतुष्ट नेताओं को मनाने के लिए 2 अन्य सीटों पर भी उम्मीदवार बदल दिए हैं, जिसमें डोईवाला से मोहित उनियाल की जगह गौरव चौधरी और ज्वालापुर से बरखा रानी की जगह रवि बहादुर को उम्मीदवार बनाया है। लेकिन अभी भी दोनों ही दलों के कई बागी उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें बीजेपी के 20 और कांग्रेस के 15 बागी उम्मीदवारों ने नामांकन अभी तक वापस नहीं लिया है। और बुलेटिन के आखिर में बात देश में होने वाले बड़े बदलावों की। 1 फरवरी को वित्त मंत्री संसद में देश का आम बजट पेश करने वाली हैं। इस दिन आपको कुछ अच्छी खबर और कुछ ऐसी खबरें मिलेंगी जो आपकी जेब पर बोझ बढ़ा देंगे। लेकिन उससे पहले ही कई बैंक लोगों की मुश्किलें बढ़ाने को तैयार हैं। 1 तारीख को बैंक से जुड़े कई नियम बदलने वाले हैं, जिसका सीधा असर आम जनता की जेब पर होगा। लोग महीने की 1 तारीख का बेसब्री से इंतजार करते हैं। उन्हें लगता है कि सरकार नए महीने की शुरुआत में उन्हें कुछ राहत देगी, महंगाई का बोझ कम कर उनकी जिंदगी को आसान बनाएगी। लेकिन कई महीनों से केवल जनता पर भार ही पड़ रहा है। वहीं अब फरवरी में भी मुश्किलें बढ़ने का अनुमान है। कहा जा रहा है कि 1 फरवरी को बजट पेश होने से पहले रसोई गैस की कीमतों में बदलाव होगा और ये दरें बढ़ाई जा सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ महंगाई का बोझ बढ़ने के साथ साथ बैंकिंग सेक्टर में भी बदलाव होगा। देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2 लाख से 5 लाख रुपए के बीच IMPS ट्रांजैक्शन करने पर 20 रुपए के साथ GST भी वसूलेगा। RBI ने अक्टूबर 2021 में IMPS के जरिए ट्रांजैक्शन की लिमिट बढ़ाकर 2 से 5 लाख रुपए कर दी थी। ऐसे में अब SBI के कस्टमर रोजाना 2 लाख की बजाय 5 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। SBI के साथ साथ पंजाब नेशनल बैंक भी झटका देने वाला है। PNB ने EMI या कोई दूसरे ट्रांजैक्शन अकाउंट से प्राप्त बैलेंस न होने की वजह से फेल होने पर पेनल्टी के तौर पर 250 रुपए लेने का फैसला किया है। आपको बता दें कि PNB कस्टमर को अभी तक पेनल्टी के तौर पर 100 रुपए देने होते थे। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों के लिए 1 फरवरी से चेक क्लियरेंस से जुड़े नियमों में बदलाव होगा। अब 1 फरवरी से चेक पेमेंट के लिए ग्राहकों को पॉजिटिव पे सिस्टम फॉलो करना होगा, यानी चेक से जुड़ी जानकारी भेजनी होगी तभी चेक क्लियर होगा। ये बदलाव 10 लाख रुपए से ऊपर के चेक क्लियरेंस के लिए है। अब कई बैंक जनता की मुश्किलें बढ़ाने को तैयार हैं। ऐसे में देखना होगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण क्या राहत देती हैं। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।